बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम 3 इश्यूज़ पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि NA-75 डेस्का में जो कुछ वहाँ पर हुआ उसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो सेनेट इलेक्शन के हवाले से केस चल रहा है, ओपन बैलेटिंग या सीक्रेट बैलेटिंग, उस पर क्या असर पड़ेगा। साथ ही बात करेंगे कि डेस्का का जो इलेक्शन है उसके हवाले से अगले 36 घंटे जो हैं वो फैसला कुन है। और तीसरा नंबर पर बात करेंगे काजी फायजा साहब का केस, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज एक अहम फैसला जो है वो सुनाने जा रही है। देखते हैं वो फैसला काजी फायजा साहब के हक़ में आता है, उनके खिलाफ आता है, उस पर भी बात करते हैं कि वो केस है क्या। सबसे पहले जो मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ओपन बैलेटिंग या सीक्रेट बैलेटिंग के हवाले से चल रहा है, वहाँ क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन मेंबरान डट गए थे ये कहकर कि हम जो सेनेट इलेक्शन में जो धांधली है उसको रोकेंगे, हमारे पास बड़े इख्तियारात हैं, हमारी बड़ी तैयारियाँ हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट उनसे बार बार ये पूछती रही कि भाई 40 साल हो गए हैं, सेनेट इलेक्शन बिकते हैं, ख़रीदो फरोख्त होती है, मंडियाँ लगती हैं, लेकिन आपने आज तक क्या किया, इसके उनके पास कोई जवाब नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा कि 2018 में जो वीडियो सामने आई हैं, इलेक्शन बिके हैं, सेनेट इलेक्शन के वोट बिके हैं, उस पर आपने क्या किया है, कोई जवाब नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा कि आप ये बताएं कि अगर इलेक्शन के बाद, सेनेट इलेक्शन के बाद वीडियो सामने आती हैं कि एक सेनेट का उम्मीदवार पैसे दे रहा है, MPS पैसे ले रहे हैं, आप कैसे उसको पकड़ेंगे जब वोट ही ट्रेसेबल नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा कि भाई आप ये बताएं मुतनासिब नुमाइंदगी को कैसे यकीनी बनाएंगे, कोई जवाब नहीं था। एक ही बात उनकी थी कि जी सीक्रेट बैलेटिंग होगी, वही मौक़िफ़ जो PDM का मौक़िफ़ है उसके साथ इलेक्शन कमीशन खड़ा हुआ है कि सीक्रेट बैलेटिंग होगी, ओपन बैलेटिंग नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट उनको बार बार ये कह रही थी कि आर्टिकल 218 के तहत आपके पास बहुत इख्तियारात हैं, आप करप्ट प्रैक्टिसेस को रोक सकते हैं, आप बैलेट को चेंज कर सकते हैं, आप बैलेट के ऊपर सीरियल नंबर लिख सकते हैं, आप काउंटर साइन करवा सकते हैं, आप नाम लिख सकते हैं, आप कुछ भी कर लें, लेकिन बैलेट जो है वो ट्रेसेबल होना चाहिए ताकि कम से कम आप तो देख सकें कि अगर कोई वोट बेचता है तो आप देख सकेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन डटा कि नहीं सीक्रेट बैलेटिंग होंगे लेकिन हम कर लेंगे, टेंशन नहीं लेनी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप तो ये कह रहे हैं कि चोरी होने दें, हम बाद में चोर को पकड़ेंगे। अब जो कुछ यहाँ पर NA-75 में हुआ है इसका बरह रास्त इसलिए मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट वाले केस पर असर होगा कि सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि भाई आप एक हल्के का इलेक्शन तो करा नहीं सकते, एक हल्के में धांधली आप रुकवा नहीं सकते, एक हल्के में आप जो एक शफाफियत है उसको बरकरार रख नहीं सकते, एक हल्के में आप करप्ट प्रैक्टिसेस को रोक नहीं सकते, और आप चले हैं पूरे पाकिस्तान का सेनेट इलेक्शन करवाने और आप कह रहे हैं जी आप देखेंगे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह चुकी है कि इलेक्शन कमीशन एक ऐसा इदारा है जो पूरे पाकिस्तान में हुकूमत को लाता है, और अगर इलेक्शन कमीशन की कोई नाअहली हो, नाकामी हो, आईनी जिम्मेदारी अपनी पूरी करने में इलेक्शन कमीशन नाकाम हो जाए तो पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान पूरा मुल्क एक दिन या 2 दिन नहीं बल्कि अगले इलेक्शन तक उसको भुगतना पड़ता है लोगों को, और आवाम जो है वो सफ़र करती है। अब ये जो कुछ हुआ इसके ऊपर भी मैं आपको बता देता हूँ कि सूरत हाल क्या है। NA-75 के ऊपर गो के अदील बड़ाई साहब, फ़हीम अख्तर साहब और असदुल्ला खान साहब तीनों ने बहुत ज़बरदस्त वीडियोज़ की हैं। उन्हीं से मैंने, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के मामलात जब भी होते हैं तो मैं अदील बड़ाई साहब से या फ़हीम अख्तर साहब से, दीगर जो इलेक्शन कमीशन को दोस्त कवर करते हैं, उनसे डिटेल्स लेता हूँ। तो अब मसला ये है, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि जब हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर काउंटिंग होती है, फॉर्म 45 दिया जाता है तमाम पोलिंग एजेंट्स को, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी के वहाँ पे नुमाइंदे होते हैं, एजेंट्स होते हैं उनको, तो उन सबके उसके ऊपर साइन होते हैं, सबको वो दिया जाता है, और फिर वो फॉर्म 45 जो है वो व्हाट्सएप कर दिया जाता है RO को, जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर होता है। अब वो ये कहते हैं कि जब RO के पास तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के, तमाम पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 आ चुके व्हाट्सएप के ऊपर, तो उसके बाद जो ये बात है कि 20 पोलिंग स्टेशन का अमला जो है वो लापता हो गया, कि वो जी धुंध थी या जो भी मामला था, वो ये कहते हैं कि आप जब वो अमला आपके पास अगले दिन सुबह पहुंचा तो आप उस अमले के जो पास 45 है, फॉर्म 45 है वो, और जो वो आपको व्हाट्सएप कर चुके थे वो आप उसको मैच कर लें। अगर वो ओके हैं तो ओके हैं, अगर उसमें कोई वो फ़र्क है, जो व्हाट्सएप किया था वो और था और जो फिज़िकल वो लेकर आए वो और है, तो फिर बिल्कुल आप वहाँ पर दोबारा उस पोलिंग स्टेशन के ऊपर पोलिंग करवा लें। दूसरा, वो ये कहते हैं कि जैसे मैं दिल बड़ाई साहब को सुन रहा था कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो उस पोलिंग स्टेशन को छोड़ ही नहीं सकता जब तक वो तमाम वहाँ जो एजेंट्स हैं उनको फॉर्म 45 के दस्तखत और वो सारा कुछ उनको देना दे और उनकी कॉपीज़ देना दे, और वहाँ से वो इलेक्शन कमीशन का जो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को जो हेड कर रहा होता है ऑफिसर, उसको वो व्हाट्सएप ना कर दे। जब, और यही बात असदुल्ला खान साहब ने भी की, तो बहुत आसान है इस चीज़ को मैच करना कि आया
जो उसने व्हाट्सएप किए थे वो, और जो आप ऐसे समझें कि जो फिजिकल वो लेके आया वो एक है या नहीं है। फवाद चौधरी साहब के इलेक्शन का आप देखते हैं वो बहुत ज़्यादा वो चल रहा है। कमल चौधम ने वो एक हमारा ग्रुप है मीडिया बैठक के नाम से, उसमें वो भेजा हुआ था। फ़ारूक हबीब साहब ने भी ट्वीट किया हुआ था, फवाद चौधरी साहब ने भी ट्वीट किया हुआ था कि उनका जब ज़मीनी इंतखाब हुआ था, जब नून लीग की इक़्तिदार में थी, तो उस वक्त भी उन्होंने सुबह 4:30 बजे या 6:30 बजे उन्होंने जो है वो ये कंप्लेंट की थी कि अब तक जो है वो तमाम वो अमला जो है वो रिकॉर्ड लेकर नहीं आया। और उस वक्त नून लीग वाले ख़ुद ये कह रहे थे कि 6:30 बजे जो है वो रिकॉर्ड पहुंच गया है और फवाद चौधरी हार गए। तो यहाँ पे भी अगर 6-6:30 बजे वो पहुँचे तो वहाँ पे भी जेलम में भी सुबह 6-6:30 बजे वो पहुँचे थे। तो अब नून लीग का मौक़िफ़ ये है कि पूरे हलके में दोबारा जो है वो इंतखाब कराया जाए, और तहरीक इंसाफ का ये है कि अगर फॉर्म 45 मिलते हैं जो व्हाट्सएप किए गए हैं और जो वो लेके आए हैं, तो फिर दोबारा इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है और फौरी तौर पे नोटिफिकेशन किया जाए। नून लीग का यह है कि या तो जो हमारी उम्मीदवार है उसके हक़ में नोटिफिकेशन कर दें कि वो जीत गई है, या आप पूरे हलके में जो है वो दोबारा इलेक्शन कराएं। ये इस वक्त मामला चल रहा है। बाकी आपने देखा कि फवाद चौधरी साहब, शिबली फराज साहब, उस्मान डार साहब, फिरदौस आशिक अमान साहिबा, ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के कहने पर वो जो उनके कारकुन शहीद हुए उनके घर गए, उनकी वालदा से मिले, उनके भाई से मिले और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी चीज़ें की। दूसरी तरफ मरीम साहबा भी गई, लेकिन बग़ैर इस चीज़ के कि आप एज़ ए पाकिस्तानी अगर सोचें, एज़ ए इंसान सोचें, ये बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक भी है, शर्मनाक भी है, काबिल मज़म्मत भी है कि मरीम साहबा उस नौजवान के जिसकी जान चली गई, जिसने भी उसको कत्ल किया है, उसके कातिल गिरफ्तार होने चाहिए। अगर उसको कत्ल करने वाले पीटीआई के थे तो उनको भी तख्तादार पर लटकाना चाहिए, और इसी तरह पीटीआई का जो कारकुन शहीद हुआ है उसके अगर कातिल नून लीग वाले थे उनको भी तख्तादार तक जाना चाहिए और फांसी लगना चाहिए, उनको सज़ाएं मिलनी चाहिए। लेकिन मरीम साहिबा ने जिस तरह वहाँ पर स्टेज पे खड़े होके वो जो गाने चलते रहे, ढोल बजता रहा, डांस होता रहा, रक्स होता रहा, इससे ज़्यादा आपका दिल कितना पत्थर हो सकता है कि आप कह तो ये रही हैं कि ये उस नौजवान के 21 साल नौजवान के वालिद साथ खड़े हुए हैं जिसके बेटे को कत्ल कर दिया गया है, शहीद कर दिया गया है, और आप कह रही हैं आप वहाँ पे डांस भी हो रहा है, वहाँ पे ढोल भी बज रहे हैं और आप बचगाना वही हरकतें, आप यूँ वीडियोज़ भी बना रही हैं स्टेज के ऊपर खड़े होके। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आप उसको अपना बेटा समझती थी, अपना बच्चा, तो फिर माँ, तो आप अगर उसको बेटा कह रही थी कि वो हमारा बच्चा था, नौजवान था, उसको अपने फैमिली मेम्बर आप कह रही थी, अगर आपको एहसास इदराक था, तो फिर कम अज़ कम जहाँ पे फैमिली बैठी होती है मकतूल की, जो दुनिया से चला जाता है, तो वहाँ पे इस तरह से ढोल नहीं बजते या रक्स नहीं होते, गाने नहीं होते, ये सारा कुछ नहीं होता जिस तरह का वहाँ पे कल सारा कुछ किया गया। फिर लंबी चौड़ी उन्होंने तकरीर की, कोई 1 घंटे की, ये हो गया वो हो गया, फिर वो वहाँ पे मज़ाहिया बातें कर रही हैं। वो जो लड़की वाला वो जो एक चल रहा है कि ये मैं हूँ, ये मेरी गाड़ी और ये पार्टी हो रही है, उससे चीज़ें बना के और वो बता रही हैं, और लंबी चौड़ी तकरीर। और फिर कह रही हैं कि इन्होंने कहा कि इनके 100 भी बेटे होते तो वो वोट की इज़्ज़त पे कुर्बान हो जाते, और उन्होंने भी कह दिया कि मेरे जितने भी बेटे हो बाकी बेटे भी नून लीग पे कुर्बान हो जाएं। तो लेकिन नून लीग का रवैया आप देख लें, मरीम साहबा साथ खड़ी होकर क्या कर रही थी। और ये तो लोगों के बच्चे जो हैं वो जाने दे रहे हैं अपने, इनके वहाँ पैसा लूट के, और बाहर लंदन में बैठे हैं, वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। वालदा का जनाजा हो तो भी वो नहीं आते वालदा को कंधा देने के लिए, दादी हो तो उसको भी कंधा देने के लिए नहीं आते। तो ये मामलात हैं। खैर, अब आप ये देखें कि ये पीडीएम का मुतालबा था कि फ़ौज के बगैर इलेक्शन हो। फ़ौज के बगैर इलेक्शन का आपने नतीजा जो है वो देख लिया है, और कितना एक तनाज़ा खड़ा हो गया और क्या सूरत हाल है। तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने आज यानी मंडे के दिन आज उन्होंने जो कमेटी बिठानी है, तहकीकात करनी है, तमाम वहाँ से मुतल्लिक़ लोगों को उन्होंने बुलाया हुआ है, और कल इसकी हेयरिंग होगी। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसकी हेयरिंग करेंगे और फैसला सुनाएंगे कि आया 20 पोलिंग स्टेशन के ऊपर दोबारा पोलिंग होगी या उसकी भी ज़रूरत नहीं है, या पूरे तमाम जो पोलिंग स्टेशन हैं 360 के 360 पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन होगा। इस हवाले से मंगल को फैसला सुनाया जाएगा। अब बात करते हैं गाजी फ़ायज़ा साहब के हवाले से। गाजी फ़ायज़ा साहब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया था 10 जजेस का, जिसमें उन्होंने जो रेफरेंस था, सदारती रेफरेंस, उसको कलअदम करार दे दिया था। लेकिन 7 जजेस ने मामला FPR को भेज दिया था, और FPR के बाद उन्होंने कहा था कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगा और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फैसला करेगी काजी फ़ायज़ा साहब के हवाले से। 3 जजेस ने कहा था कि नहीं, ये मामला ख़त्म, ये ना FPR को जाना चाहिए ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जाना चाहिए।
अब काजी फायसल साहब ने, उनकी एहलिया ने उन 7 जजेस के फैसले को चैलेंज कर दिया, रिव्यू डाल दिया, नज़रसानी की दरख्वास्त डाल दी। 7 जजेस में से एक जस्टिस फैसल अरब थे, वो रिटायर हो चुके हैं। तो बाकी जो 6 जजेस थे, उन 6 जजेस ने केस सुना, उन 6 जजेस के पास लगा, लेकिन काजी फायसल साहब ने और उनकी एहलिया ने चैलेंज कर दिया कि नहीं, 6 नहीं 9 जज तो लाजमी बैठे और एक जज और 10 जज बैठे दोबारा, यानी रिटायर होने वाले फैसल अरब साहब की जगह एक और जज बिठा दें, अमीनुद्दीन साहब या जो भी जज बैठे, और या 9 जज तो लाजमी बैठे, वो 3 भी बैठे जिन्होंने कहा था कि ये मामला ना FPR के पास जाना है, ना ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जाना है। तो इस चीज़ पे काफ़ी दलाइल चलते रहे, लंबे चौड़े दलाइल थे, फैसला महफूज हो गया था। मेरा ख्याल है कि दिसंबर में ये फैसला महफूज हुआ था। अब आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला सुनाने जा रही है कि आया काजी फायसल साहब के जो एतराज़ात हैं उनको एक्सेप्ट किया जाता है या नहीं किया जाता। 9 जजेस सुनेंगे या वही 6 सुनेंगे जिनके फैसले पे काजी फायसल साहब को एतराज़ है, कि वही 6 ही सुनेंगे या 9 जज सुनेंगे या 10 सुनेंगे, इस हवाले से, या 7 सुनेंगे। इस हवाले से आज जो है वो फैसला होगा, और जब ये फैसला होगा उसके बाद बेंच तश्कील पाएगा, और उसके बाद काजी फायसल साहब का केस एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शुरू हो जाएगा, जिसमें नज़रसानी उनकी दरख्वास्त लगी हुई है। और अगर नज़रसानी दरख्वास्त उनकी मुस्तरद हो जाती है तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल काजी फायसल साहब के मुस्तकबिल का फ़ैसला करेगी। इस हवाले से आज आपको आगाह करेंगे। NA 75 के हवाले से भी मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।